हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि विवाह विवाह के बारे में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एक विवाह दो विवाह। तो आज हम दो विवाह पर एक कुंडली लेके आए हैं और उसको हम सूत्रों के माध्यम से, पहले मैं आपको सूत्र बताऊंगा, उसके बाद एक कुंडली पर आपको लगा के दिखाएंगे। ये कुंडली एक लेडीज की है और ये दिल्ली की रहने वाली है। तो देखिए, पहले हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। आप लोग कॉपी पेन उठा लें और लिखना शुरू करें सूत्र को। फिर हम प्रत्येक सूत्र को इसी कुंडली पर भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे पहला सूत्र है कि यदि सप्तमेश अपने नीच राशि में है तो व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं। तो अब देखिए, जैसे यहाँ सप्तमेश कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सप्तमेश आपका इस कुंडली में, ये मिथुन लगन की कुंडली है। सप्तमेश सप्तम भाव में यहाँ धनु राशि है। धनु राशि का मालिक होता है मंगल, गुरु जी। गुरु कहाँ बैठे हैं, ये देखिए, गुरु आपके इधर बैठे हैं पंचम भाव में। किस राशि में बैठे हैं, अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, तुला राशि में, जिसके मालिक होते हैं शुक्र जी। तो गुरु जी अपने शत्रु राशि में बैठे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश नीच राशि में तो नहीं बैठा है। नीच कहाँ होता है गुरु, मकर राशि में। अगर ये गुरु, मान लीजिए ये यहाँ बैठ जाता मकर राशि में, ये मकर राशि है, तो वो नीच का हो जाता। लेकिन यहाँ गुरु पंचम में बैठा है और पंचम में अपने शत्रु राशि में बैठा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि यदि सप्तमेश पंचम में जाता है तो वो विवाह प्रेम विवाह होता है। तो इनका प्रेम विवाह ही वास्तव में हुआ था। अब इनके बारे में हम आपको लास्ट में सब कुछ बताएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं। इनकी कहानी कुछ विचित्र है। तो दो बच्चे की माता भी हैं, लेकिन 15 साल के बाद इनका तलाक हुआ। क्यों हुआ वो हम सब आपको बताएंगे। तो जैसे अभी है, अच्छा, अब देखिए, दूसरा विवाह, पहला योग तो इन पर लगा, लेकिन ये नीच राशि में नहीं बैठे हैं सप्तमेश, अपने शत्रु राशि में बैठे हैं। तो भी इनका क्या द्वितीय विवाह का योग है? हाँ है। अगर पंचमेश शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो भी ये योग बनता है। दूसरा सूत्र देखिए, यदि सप्तमेश पाप ग्रह के साथ किसी पाप ग्रह की राशि में हो। तो यहाँ सप्तमेश पाप ग्रह के साथ तो है नहीं, न ही पाप ग्रह की राशि है। भाई राशि तो यहाँ तुला है। तुला तो शुभ ग्रह की राशि है, शुक्र की। शुक्र भगवान ये सबसे शुभ ग्रह हैं। लोग शास्त्रों में लिखा है कि ये तो गुरु से भी शुभ होते हैं, शुक्र। तो ये योग इन पर नहीं लग रहा है। और जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली का सप्तम भाव, अब जन्म में तो हमने देख लिया, नवांश कुंडली पे आते हैं। ये नवांश कुंडली है, ये आपका ये कुंडली आपकी नवांश कुंडली है। तो नवांश कुंडली में हम देखते हैं, इसमें सप्तमेश देखते हैं। नवांश कुंडली का सप्तमेश कौन है? चंद्रमा है। कर्क राशि है, कर्क राशि के मालिक कौन होते हैं? चंद्रमा। अब हम जब भी विवाह के बारे में देखेंगे तो जन्म कुंडली को तो देखेंगे ही, लेकिन नवांश कुंडली को जरूर देखेंगे, क्योंकि नवांश कुंडली विशेष स्तर शादी विवाह का जितना भी अर्थ होता है वो नवांश ही बताती है। अब ये देखते हैं कि नवांश कुंडली का सप्तमेश कहाँ गया है।
तो चंद्रमा देखिए कहाँ गया है, चंद्रमा चले गए हैं द्वादश भाव में। यहाँ पे चंद्रमा जो है कहाँ चले गए हैं, ये देखिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और किनके साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। मित्रों एक सूत्र आप और जानो कि यदि सप्तमेश या शुक्र मंगल से संबंधित होता है तो कुछ चरित्र पर भी धब्बा लगता है। ठीक है अभिषेक जी, आपको समझ में आ रही बात ये? ठीक है, देखिए अगर सप्तमेश और शुक्र दोनों या एक चंद्र मंगल से संबंध बनाता है, मंगल के साथ बैठा हो या मंगल से दृष्टि हो। अब यहां देखिए सप्तमेश तो मंगल के साथ है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अगर 6 यहाँ जाता है, यहाँ जाता है या 6, 8 में या 12 में जाता है तो उसके कारकत्वों का विनाश तो हो ही जाता है। तो अब देखिए यहाँ सप्तमेश द्वादश भाव में गए हैं, मंगल के साथ हैं और मंगल इनका शुक्र एक बार देख लेते हैं। शुक्र देखिए क्या शुक्र पर मंगल का कोई प्रभाव है, मंगल की दृष्टि है, नहीं है, मंगल के साथ हैं, नहीं है। लेकिन मंगल इसमें शुक्र पीड़ित है। कैसे पीड़ित है, एक तो क्रूर ग्रह सूर्य सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि शुक्र पर। तो एक प्रकार से तो शुक्र इसमें पीड़ित हो गया। दूसरा ये पाप कर्तृ योग में है, इसके एक तरफ द्वितीय भाव में शनि जी बैठे हैं और द्वादश भाव में मंगल जी बैठे हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे शादी विवाह के बारे में तो जन्म कुंडली को तो देखेंगे ही, हम नवांश को भी देखेंगे। तो नवांश से भी पता चला कि सप्तमेश भी पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है, अर्थात ये योग जब बनता है तब वो द्विविवाह योग बनाते हैं। तीसरा देखिए यदि मंगल और शुक्र, मंगल कहाँ है, पहले आप लगन कुंडली में देखिए मंगल जी कहाँ है। मंगल जी देखिए ये मंगल जी है। शुक्र जी कहाँ है, ये देखिए शुक्र, इसमें भी देखिए मंगल की दृष्टि शुक्र पर है। देखो मंगल 1 2 3 4, मंगल चतुर्थ दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, यहां भी शुक्र पीड़ित है। तो मंगल और शुक्र सप्तम भाव में हो या शनि सप्तम भाव में हो, यहां बता रहे हैं कि अगर यदि मंगल और शुक्र सप्तम भाव तो ये है, यहाँ पे हो मंगल और शुक्र हो या शनि के साथ शुक्र हो, कोई भी हो तो भी ये योग बनता है। ठीक है, लग्नेश अष्टम में मान लीजिए है, माना मंगल शुक्र और शनि तीनों सप्तम भाव में है और ये भैया अष्टमेश जो है, अष्टमेश आपके अष्टम में आ गए, सॉरी लग्नेश बुध जी अष्टम में बैठ गए, तब आप जानते हो कितने विवाह होंगे, तब ये 3 विवाह होंगे इनके। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके लग्नेश तृतीय में बैठे हैं। देखिए लग्नेश बुध कहाँ बैठे हैं, तृतीय में बैठे हैं, सूर्य के साथ लेकिन बैठे हैं। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं नवांश में भी यही बात देखते हैं। क्या लग्नेश अष्टम में बैठा है, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, लग्नेश अपने द्वितीय में बैठे हैं, ये अच्छा योग है। और
लग्नेश शनि द्वितीय का भी मालिक होकर के बैठे हैं, धन भी इनको खूब देंगे, धनाढ़ फैमिली है ये। तो इसमें इनके में तृतीय योग नहीं है। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो पूछ लेंगे। अपना अपना माइक सब लोग म्यूट रखेंगे, जब कुछ पूछना होगा तब वो अपनी माइक खोलेंगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं। यदि सप्तमेश सबल हो, अब देखिए यहां सप्तमेश सबल है कि नहीं। सप्तमेश मतलब सप्तम घर का मालिक कहाँ गए, कौन है, गुरु जी हैं। क्या यहाँ गुरु जी सबल हैं? पंचम भाव में तो कोई भी जाता है तो सबल हो जाता है, ये त्रिकोण का भाव है। लेकिन इनकी डिग्री देखिए, ये जैमिनी पद्धति से हमने, ये अपने में संपूर्ण कुंडली है। ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये इसमें देखिए शुक्र बुध जी स्त्री कारक है। अब यहाँ देखिए ये बुध जी क्या है, स्त्री कारक है। अब सप्तमेश गुरु हैं, शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक हैं। ठीक है, तो यदि सप्तमेश सबल हो और दुस्वभाव राशि में हो, जिसका अधिपति ग्रह उच्च का हो। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। यदि सप्तमेश सबल हो, मतलब ये सप्तमेश, दुस्वभाव राशि कौन सी होती है, दुस्वभाव राशि में हो। दुस्वभाव राशि कौन सी होती है, बुध की राशि और बृहस्पति की राशि। बुध की राशि कौन सी है, कन्या और मिथुन, ये दोनों राशियां बुध की राशियां होती हैं, ये दुस्वभाव होती हैं। बृहस्पति की राशि धनु और मीन, ये चार राशियां दुस्वभाव राशियां होती हैं। अगर सप्तमेश या शुक्र सप्तमेश शुक्र और सप्तमेश गुरु जी, अगर ये दोनों दुस्वभाव राशि में बैठे हैं तो जातक की कई पत्नियां होती हैं। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने कहा है कि अगर किसी भी कुंडली में देखिए सप्तमेश भी दुस्वभाव राशि में हो, कन्या में हो या मिथुन में हो या मीन में हो या धनु में हो, और शुक्र दोनों दुस्वभाव राशि में जन्म कुंडली में भी बैठे हो, तो भैया जन्म कुंडली में तो ये दुस्वभाव राशि में नहीं बैठे हैं। अब आइए इनका हम नवांश कुंडली चेक करते हैं। नवांश कुंडली में शुक्र क्या दुस्वभाव राशि में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। सप्तमेश क्या चंद्रमा क्या दुस्वभाव राशि में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं। चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं, और सॉरी धनु राशि में बैठे हैं और मंगल के साथ हैं। तो इनकी अगर दोनों में से एक ही दुस्वभाव राशि में बैठता है तो दो विवाह होगा। अगर मान लीजिए दोनों सप्तमेश भी और शुक्र भी, सॉरी मैंने यहां गलत बना दिया, ये शनि जी हैं। ठीक है, इनके नवांश कुंडली में शुक्र जी देखिए ये बैठे हैं। नवांश कुंडली में शुक्र जी क्या दुस्वभाव राशि में बैठे हैं, नहीं, मकर राशि में बैठे हैं। तो मकर राशि का शुक्र ये चर राशि होती है। चर राशि में अगर शुक्र बैठते हैं तो थोड़ा सा चलायमान कर देते हैं, वो अस्थायित्व तो नहीं रह पाती। ठीक है, ये भी एक ग्लू है कि अगर मान लीजिए शुक्र नवांश में चर राशि में बैठे हों
तो विवाह के अस्थायित्व की गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये चर राशि है। अच्छा जी, सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार सप्तमेश यदि उच्च का हो, जन्म कुंडली में पहले आते हैं, सप्तमेश उच्च का हो या वक्री गति हो या शुक्र लगन भाव में सबल हो, तो जातक की कई पत्नियां होती हैं। अब इसमें से आप, इनके कुंडली में से आप मिलाइए, क्या सप्तमेश अपने उच्च राशि में बैठा है? नहीं बैठा है। ठीक है। क्या सप्तमेश वक्री है? नहीं है। क्या शुक्र लगन भाव में सबल होके बैठे हैं? नहीं है। शुक्र तो द्वितीय भाव में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा योग होता है तो भी कई पति या कई पत्नियां होती हैं। मैं आपको अगली कुंडली में दिखाऊंगा कि एक स्त्री काफी फेमस है, वो उन्होंने 8 विवाह किया। अगली वीडियो में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो उनकी कुंडली लेके आएंगे, उनकी 8 विवाह। अब अगला विवाह कैसे कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तो एक छोटा सा वीडियो के चक्कर में और आप लोगों को एक समझाना था। जिनके समझ में भैया नहीं आया हो वो दोबारा हमसे पूछ लें। आ गया सबके समझ में? ठीक है। अगला सूत्र देखिए, यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, क्या इनके सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं? नहीं है। या द्वितीय पाप ग्रह के साथ हो, क्या इनके द्वितीय पाप ग्रह के साथ हैं? नहीं है। और लग्नेश अष्टम भाव में हो, लग्नेश इनके अष्टम भाव में नहीं है। तो अगर ऐसा योग बनता है तो 2 विवाह होते हैं, लेकिन इनमें तो ऐसा योग नहीं बना, फिर इनका 2 विवाह क्यों हुआ? अब देखिए, हम नवांश कुंडली लेके चलते हैं। लगन कुंडली में इनके ये नहीं दिख रहा है कि दुविवाह योग है। लगन कुंडली को जो देखेगा वो ये नहीं जान पाएगा कि ये दुविवाह योग है। अब हम नवांश पे चलते हैं, सूत्र वही लगाते हैं कि यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह, सूर्य को तो पापी हम नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह है, लेकिन इस कुंडली का सूर्य पापी है। कारण सूर्य अष्टमेश भी है। सूर्य जो है अष्टम का मालिक होकर के, अष्टम का मालिक, छठे का मालिक, द्वादश घर का मालिक, अगर शुभ ग्रह भी हो तो वो भी उस कुंडली के लिए पाप ग्रह, पापी ग्रह होता है। पाप ग्रह में काउंटिंग उसकी होती है। तो नवांश कुंडली से इनके पता चल रहा है कि सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं। दूसरा सूत्र आप लोग लिखते जाना, सूत्र को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा सूत्र, द्वितीय क्या पाप ग्रह के साथ है? अब द्वितीय शनि ही है, शनि द्वितीय में बैठे हैं, तो ये तो भैया पाप ग्रह के साथ नहीं है। फिर इनका द्वितीय विवाह, इनका विवाह क्यों हुआ? द्वितीय विवाह इनके, अब शुक्र देखिए, क्या इनका शुक्र यहाँ शुभ है? इनका शुक्र शुभ नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये 2 शत्रुओं के बीच में, 2 पाप ग्रहों के बीच में बधा हुआ है। इसके एक तरफ तलवार लेके शनि जी हैं, दूसरे तरफ बाण लेके मंगल जी हैं। तो ये
पाप कर्त्री में है, ऐसा शुक्र कभी भी अच्छा, अगर शुक्र पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, आप एक चीज आप नोट कर लें, यदि कुंडली का शुक्र नवांश में विशेष रूप से लगन में रहेगा, वो तो थोड़ी दिन के बाद झगड़ा लड़ाई के बाद हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन यदि नवांश में है तो ये ठीक नहीं हो सकता। ये सूर्य और शनि ये दोनों विवाह के लिए विच्छेदक हैं। ऊपर से मंगल भी है, मंगल अगर इनको पाप कर्त्री में बना रहा है, अब देखिए यहां जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि भी है शुक्र पर, चौथी दृष्टि। तो अगर शुक्र मंगल से संबंध बनाता है तो उस जातक या जातिका पर जीवन में चरित्रहीनता का आरोप जरूर लगता है। ठीक है, वो हो या न हो, अगर मान लीजिए यहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर, इधर मंगल की दृष्टि तो डाल करके ये मंगल जी अपने दृष्टि डाल के ये चरित्रहीन बनाते हैं, लेकिन क्या गुरु की दृष्टि है? अच्छा, गुरु की दृष्टि मंगल पे है, ठीक है, और मंगल की दृष्टि गुरु पे है। गुरु ने मंगल को पवित्र कर दिया, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, ये पवित्र हो गए, लेकिन मंगल ने गुरु को दूषित कर दिया। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे हम आपको और भी योग बताएंगे। आगे देखिए, यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह है और सप्तमेश अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में हो, मैंने पहले ही बता दिया सप्तमेश अपने शत्रु राशि में है, किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो जातक के दो विवाह होते हैं। तो यहाँ कोई शुभ ग्रह तो है नहीं, लेकिन गुरु खुद शुभ ग्रह है, तो इनके दो विवाह का योग प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है जी, अगला देखिए, यदि शुक्र जन्म कुंडली का मतलब हम जब भी देखेंगे तो जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों मिला के देखेंगे, और जो पंडित जी लोग केवल जन्म कुंडली देख करके ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, वो नवांश को नहीं देखते, तो वो बिल्कुल अशुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ मैंने कई चीज आपको दिखाया जो कि लगन कुंडली में नहीं दिख रहा है, लेकिन नवांश कुंडली में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगर शुक्र जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में पाप ग्रह की युति में हो, अपनी नीच राशि में हो, तो व्यक्ति का दो विवाह होता है। तो यहां नीच राशि में तो नहीं है, लेकिन मंगल से दृष्ट है, पीड़ित हो गए। नवांश में भी, नवांश कुंडली में भी देखिए, ये इधर मंगल जी हैं, इधर शनि भगवान हैं, दोनों लोग इन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस प्रकार से इनका द्वितीय विवाह हुआ। और भी योग लिखिए, यदि सप्तम भाव और द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो, सप्तम भाव, ये सप्तम भाव और ये द्वितीय भाव, अगर इसमें पाप ग्रह हो और इनके भावेश निर्बल हो, इनके जो मालिक हैं सप्तम भाव के मालिक गुरु और द्वितीय भाव के मालिक चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में, जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में होता है मित्रों, वो व्यक्ति सोचता बहुत है, उसके जीवन में कभी प्रसन्नता, सब कुछ रहते हुए भी, धन दौलत सब कुछ रहते हुए भी
वो व्यक्ति बहुत मनन करता है, सोचता रहता है। ठीक है। निर्बल हो तो पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और दूसरा विवाह होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए लगन कुंडली में या नवांश कुंडली में सप्तमेश, ये सप्तमेश और ये द्वितीयेश, ठीक है, यहाँ दोनों पाप ग्रह हों और सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों निर्बल हों। निर्बल को हम कैसे जानेंगे? शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो और अंशों में कम हो। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा यहाँ 6 डिग्री 58 मिनट की है जो द्वितीयेश है, और बृहस्पति जी 5 डिग्री 3 मिनट के हैं। तो चंद्रमा तो थोड़ी सी ठीक है, लेकिन बृहस्पति जी कमजोर हैं। 6 डिग्री से नीचे कोई भी ग्रह वो कमजोर कहा जाता है। ठीक है। मैंने सम विषम आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर ये सब बताने लगेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम आपको ये अलग से बताएंगे, या पहले वीडियो में मैंने बता दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो अगर भूल गए हो तो। अच्छा, अगला सूत्र देखिए, यदि सप्तमेश और एकादशेश एक ही राशि में हो अथवा एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि करते हो या एक दूसरे से पंचम नवम भाव में हो तो व्यक्ति के कई विवाह होते हैं। ये सप्तमेश, ठीक है जी, ये सप्तमेश और एकादशेश। अगर एक ही राशि में बैठे हैं, क्या ये एक राशि में बैठे हैं? सप्तमेश इनके कौन है? गुरु जी हैं। सप्तमेश गुरु जी हैं और एकादशेश कौन है? मंगल जी हैं। एकादशेश देखो यहाँ मंगल जी हैं, सप्तमेश गुरु जी हैं। ये कहते हैं कि अगर सूत्र है जो पराशर होरा जी ने, पराशर ऋषि ने अपने अंतर ध्यान हो करके, इनके पास चक्षुदृष्टि थी काफी, तो अगर ये दोनों एक राशि में बैठ जाएं, ठीक है, तो दोनों एक राशि में तो है नहीं, या दोनों की आपस में दृष्टि, दोनों की दृष्टि इसमें नहीं है, या आपस में राशि परिवर्तन हो, या ये दोनों पंचम और नवम में हो, तो पंचम नवम में भी दोनों नहीं है, न राशि परिवर्तन है और न एक साथ है। अगर ये तीनों योग होता है तो उस व्यक्ति के कई विवाह होते हैं। ठीक है जी। पांडे जी आप समझ रहे हो? एक बार फिर से सुनिए, यदि आपका सप्तमेश, जैसे इस कुंडली में गुरु जी हैं, एकादशेश मंगल जी हैं, ये दोनों की 3 शर्त होती हैं। या तो सप्तमेश एकादशेश कहीं भी युति के रूप में बैठे हों, तब भी व्यक्ति के कई विवाह होते हैं। एक विवाह 2 विवाह से संतोष नहीं होता, बिगड़ते जाते हैं, कई विवाह होते हैं। दूसरा, सप्तमेश एकादशेश में स्थान परिवर्तन हो, क्या स्थान परिवर्तन है? नहीं है। अगर स्थान परिवर्तन भी होता है तो भी ऐसे व्यक्ति के कई विवाह होते हैं। 1 2 3 4 5 पूरा लाइन लगा देते हैं वो। या सप्तमेश और पंचमेश पंचम नवम में बैठे हों, जैसे सप्तमे आपका एकादशेश मंगल 11वें घर में बैठा है,
तो 1 2 3 4 5 कुंडली के तीसरे घर में सप्तमेश गुरु बैठा हो तब वो नवम और पंचम का योग बनता है। अगर यहाँ गुरु बैठा हो सप्तमेश, ये तो पंचम, ये तो इनका सप्तम दृष्टि पड़ रही है, उसमें सप्तम दृष्टि नहीं ली जाती। अगर ये तीनों योग बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के 1 2 3 4 गिनती नहीं है कितने विवाह होते हैं। ठीक है जी, इनको आप नोट करिए, क्योंकि जब हम आगे और पढ़ाएंगे तो आप लोग बार बार भूल जाते हो। इन सब चीजों को आप कॉपी कलम जरूर नोट करें। अगला सूत्र लिखिए, यदि द्वितीय भाव और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो। इसमें भैया द्वितीय में और सप्तम में पाप ग्रह नहीं है, लेकिन नवांश में है। नवांश में द्वितीय में और सप्तम में पाप ग्रह है। ठीक है, हम दोनों कुंडलियों को साथ में लेके चलेंगे। एक कुंडली से कुंडली अपूर्ण होती है। सप्तमेश के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, सप्तमेश के ऊपर आपके जन्म कुंडली में पाप ग्रह की दृष्टि है। ठीक है जी। अब नवांश में देखिए, सप्तमेश के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि आपको यहां भी दिखेगी, पाप ग्रह की दृष्टि है। तो पत्नी के मृत्यु के कारण जातक का 3 बार विवाह होता है। 3 बार विवाह होता है। ये अगर योग लगता है तो व्यक्ति का 3 विवाह होता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए, यदि द्वितीयेश और द्वादशेश, कुंडली का द्वितीयेश कौन है? चंद्रमा जी हैं। द्वादशेश कौन है? शुक्र जी हैं। तृतीय भाव में स्थित हो, द्वितीयेश और द्वादशेश दोनों इस भाव में स्थित हो जहां सूर्य बैठे हैं और उन पर नवमेश अथवा बृहस्पति की दृष्टि हो। नवमेश या इस कुंडली में नवमेश तो शनि जी हैं, लेकिन अगर नवमेश बृहस्पति जी हो, या नवमेश तो सदा पूर्णात्मा ही होता है, नवमेश इसमें जो भी हैं शनि जी हैं। अष्टमेश होकर के वो उनकी शुभत्व में कमी आई है। देखिए क्या इन पर शनि जी की दृष्टि है, तो 7 8 9 10। अगर ये द्वितीयेश और द्वादशेश मान लीजिए तृतीय घर में हो, यहाँ नवमेश की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन द्वितीयेश और द्वादशेश यहाँ नहीं बैठे हैं। तो ऐसे जातक की कई पत्नियां और कई पति होते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये सारी चीजें हम ये सारे योग देखें। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैं बता देता हूं कि ये कौन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1958, 1958। जन्म समय है 1:25 AM। दिल्ली के रहने वाले हैं। अब ये एक महिला की कुंडली है जिसने 5 मई 1980 को बृहस्पति शनि की दशा में प्रेम विवाह किया। ठीक है, अब इनकी हम दशा दिखाते हैं। देखिए इनकी दशा हम देख लें। ये गुरु की दशा है
गुरु में शनि की दशा में, गुरु की महादशा है, शनि की अंतरदशा है। अब गुरु की महादशा में शनि के अंतरदशा में विवाह क्यों हुआ, आइए यहां देखते हैं। गुरु चूंकि लग्नेश है, सप्तमेश है, और शनि जी शनि यहाँ के कौन है, नवमेश है और अष्टमेश है। तो विवाह कब होता है, पंचमेश की दशा में, सप्तमेश की दशा में, या नवमेश की दशा में, द्वितीयेश और द्वादशेश की दशा में विवाह होता है। तो सप्तमेश इनके गुरुजी हैं, इनकी महादशा थी, और नवमेश शनि की अंतरदशा थी, तब इनका विवाह हुआ। कब हुआ, यहां देखिए 1980 में इनका विवाह हुआ। अब विवाह चलेगा कि नहीं चलेगा, आप ये देख लो। शनि जी कहां बैठ गए, नवमेश इनके कहां बैठे हैं, छठे में, ठीक है। जबकि ये राजयोग, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। शनि जी आप ध्यान से देखोगे, शनि जी अष्टमेश भी हैं। अगर अष्टम का मालिक छठे में बैठता है तो विपरीत राजयोग बनता है, बलि हो गए ये। अगर छठा का मालिक द्वादश भाव में बैठता है तो विपरीत राजयोग बनता है। द्वादश घर का मालिक छठे में या आठवें में बैठता है तो विपरीत राजयोग बनता है। उनकी दशांतर दशा में आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये शादी 15 वर्ष तक चली, जब तक इनकी 2 लड़कियां और एक पुत्र का जन्म हो चुका था। बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, आप ध्यान से देखिए। 15 वर्ष के बाद इनके पति ने इनको दुष्चरित्र होने का कारण तलाक दे दिया। मैंने आपको बता चुके हैं इसके पहले कि दुष्चरित्र का योग क्यों बन रहा है, अभी हम आगे और आपको बताएंगे। इस महिला ने तलाक मिलने के पश्चात दिसंबर 1997 में शनि और बुध की दशा में दूसरा विवाह किया। फिर से शनि और बुध, शनि की जब महादशा थी उस समय, और बुध इनके लग्नेश थे, इनमें इनका द्वितीय विवाह हुआ। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ एक ग्लू है। दूसरा विवाह हम नवम से देखते हैं, ठीक है, नवम और तृतीय भाव से। अगर तृतीय भाव आपका मजबूत है, ये मैं आपको एक बड़ा सुंदर ग्लू दे रहा हूं। अगर नवम और तृतीय, दूसरा भाव हम नवम से देखते हैं, नवमेश किस स्थिति में है, यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बलि हैं, और तृतीय सूर्य हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। तृतीय भाव काफी बलि हो गया। तो इनका द्वितीय विवाह, आपको किसी का देखना हो द्वितीय विवाह होगा या नहीं होगा, तो आप नवम और तृतीय को देख सकते हैं। ठीक है जी, राहुल जी, आया समझ में? आप ध्यान से इन ग्लू को भी आप लिखना, नोट करना। अब इनकी कुंडली देखिए। इनकी कुंडली में वैसे तो हम सब कुछ बता चुके हैं सूत्रों के साथ, इन पर विशेष आप दीजिए। इनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में सप्तमेश बृहस्पति पंचम भाव में है। जन्म कुंडली में देखिए बृहस्पति पंचम भाव में है, शत्रु राशि में है, मंगल के नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का होता है। नक्षत्रों के बारे में भी मैंने आपको सारा चार्ट दे रखा है, उसमें से आपको याद कर लेना चाहिए
या उनको आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप कहोगे तो आपको हम अगला चार्ट फिर दे देंगे, कौन सा ग्रह किस राशि में कितने डिग्री कितने चरण में कौन से चरण में किस नक्षत्र में होता है, तो यहाँ ये बताने का समय नहीं है। और षष्ठेश व एकादशेश मंगल परस्पर दृष्टि कर रहा है। मंगल पूर्ण रूप से इनके कुंडली में अशुभ है, इनके कुंडली में मंगल पूर्ण रूप से अशुभ है। तो इसलिए मित्रों, अच्छा, बृहस्पति स्त्री के कुंडली में पति का कारक होता है, ठीक है। यहां पर इसका अर्थ यह हुआ कि पति के साथ धोखा। अगर अष्टमेश कोई भी ग्रह अगर वो और एकादशेश गुरु पर दृष्टि करता है और अगर वो स्त्री की कुंडली है तो पति के साथ धोखा होना है। इनका शुक्र देखिए द्वादशेश और पंचमेश होकर द्वितीय स्थान में है, द्वादशेश और पंचमेश होकर दूसरे स्थान में है, जिस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। मंगल की देखिए पूर्ण दृष्टि है। और इसका क्या अर्थ है? गैर पुरुष के साथ अनुचित संबंध ये दिखाता है कुंडली में, गैर पुरुष के साथ अनुचित संबंध इनका है। मंगल की अष्टमेश व नवमेश शनि पर दृष्टि, जिससे मंगल स्थान पीड़ित है। मंगल स्थान कौन होता है? अष्टम भाव, मंगल की दृष्टि है, ठीक है जी। अगर किसी स्त्री के कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित होता है तो वो मंगल पर प्रभाव पड़ता है। मंगल स्थान पीड़ित हो गया तो यानी पति की हत्या या पति का लॉस, ठीक है जी। ग्रहों को इस प्रतिकूल स्थिति में दूसरे विवाह का स्पष्ट संकेत मिलता है। अब इनका नवांश भी देख लें। जब हम लगन देख ही रहे हैं तो नवांश भी देखते हैं। नवांश में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इनका नवांश देखें, सप्तमेश चंद्र द्वादश स्थान में चला गया। ये जो सप्तमेश चंद्र है, चतुर्थेश व एकादशेश मंगल के साथ हैं। चौथे भाव का स्वामी। अब नवांश में देखिए, वो मंगल के साथ है। मंगल कौन है? चौथे भाव के स्वामी है, एकादशेश है। उस पर राहु की दृष्टि है, जिसका अर्थ है दूसरे लोगों द्वारा जातक की बुद्धि भ्रष्ट किए जाने के कारण उसने अपने घर की सुख शांति को भंग किया। नवांश में शुक्र लगन भाव में पाप कर्तृ योग में है। मैंने आपको ये कई बार बताया है, नवांश कुंडली में शुक्र पाप कर्तृ योग में है। उस पर अष्टमेश सूर्य जो मंगल स्थान के अधिपति हैं। अष्टमेश सूर्य कौन है? उनकी दृष्टि है। और सूर्य पर द्वादश भाव से मंगल की दृष्टि है। मंगल भाव पर शनि और केतु की भी दृष्टि है। शुक्र पर राहु की दृष्टि है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखना। विवाह संबंधी सभी भावों भावेशों शुक्र और बृहस्पति के बुरी तरह से पापग्रस्त होने के कारण इस महिला का दुष्चरित्र होने के कारण तलाक हुआ और बाद में उसे दूसरा विवाह करना पड़ा। तो जिस भी कुंडली में अगर ये योग आपको मिले तो ये सूत्र लगाना, द्वितीय विवाह का या बहु विवाह का, इस प्रकार से योग होंगे। चलिए अगली कुंडली में हम आपको बताएंगे अगले क्लास में कि विवाह न होने का योग क्या होते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में विवाह
न होने का भी योग होता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो विवाह नहीं होता, और, और कुछ लोगों का विवाह होता है तो बहुत लेट होता है। ये भी हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। चलिए जी, थैंक यू। आज का क्लास यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।